हेलो स्टूडेंट्स, एग्री ऑब्जेक्ट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि जो हमारा ये बेंच चल रहा था जेट उड़ान बेंच और टीएम योद्धा बेंच, तो सभी स्टूडेंट का बहुत ही शानदार एग्ज़ाम हुआ होगा और आपको कुछ चीज़ें नोट करवाया था कि इम्पोर्टेंट को देना ही पड़ता है। तो हो सकता है आपको 100% उन्हीं में से जो करवाया है उन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिले होंगे। तो चलो आज अपनी केमिस्ट्री का बहुत अच्छी तरीके से जो क्वेश्चन आए हैं तो उनको डिटेल से चर्चा करते हैं और आपको बहुत कम टाइम में शानदार तरीके से बताएंगे कि आपका ये आंसर होने वाला है। और देखो, एग्जाम का लेवल देखते हुए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बहुत ही शानदार तरीके से एग्जाम सेट किया गया था और मानकर चलें कि जिस स्टूडेंट ने ईमानदारी से तैयारी किया है ना, तो उसका 100% सिलेक्शन होगा। बस शर्त ये है कि आप धैर्य रखें, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे आपका रिजल्ट शानदार आएगा, बस बने रहें हमारे साथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हो सकता है थोड़ा बहुत आउट ऑफ सिलेबस भी रहते हैं और हर एक संस्थान में भी तो कोई जरूरी नहीं है कि वहीं से ही करवाए जाते हैं। हर एक संस्थान अच्छा होता है और वहाँ अफोर्ड करवाने वाले वो जो भी टीचरगण हैं तो वो आपको एक डायरेक्शन देते हैं और मेहनत और आपको ही करनी होती है। तो चलो करते हैं स्टार्ट अपने इसको। ओके, तो यहाँ अपने पास केमिस्ट्री का अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड किलेशन नहीं दिखाएगा। यानी कि इसमें से अपने पास एक दंतु होते हैं ना, वो लिगेंड किलेशन नहीं दर्शाते हैं। तो इसमें अपने पास यहाँ EDTA तो ये है पर ये नहीं होगा, यहाँ पर DMG ये भी नहीं होगा, इथेन 1,2 डाइएमीन ये भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर अपने पास ये 4 नंबर ऑप्शन होने वाला है, ठीक है ना। तो इस फर्स्ट का क्या होने वाला है? 4 नंबर क्वेश्चन होगा। जो एक दंतु होते हैं वो लिगेंड किलेशन नहीं दर्शाते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन पॉइंट से आया है टॉपिक से। फिर अपने पास ये आपका स्टार पॉइंट क्वेश्चन था जो आपको क्लास में भी करवाया गया था। इसमें से आपको पहचानना था कि अयुग्मित, जैसे आपको ये किस में से, ये डी ब्लॉक जो टॉपिक था उसी में से आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट को देना पड़ता है। तो यहाँ अपने पास क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की न्यूनतम संख्या होती है। यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की सबसे कम मिनिमम संख्या देखना होगा। तो यहाँ पर अपने पास Fe+2 है या Fe+3 है या अपने पास CO+2 है और यहाँ पर CO+3 है। तो सबसे कम अपने पास देखा जाता है, इन सब का एनालिसिस किया जाता है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर CO+3 और उम्मीद कर रहा हूं कि आपने भी यही किया होगा। इसमें अपने पास कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं सर नेक्स्ट अपने पास कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? कैल्शियम, कैरोटीन, फास्फोरस, कैसीन। तो ये अपने पास किसके कारण होता है? कैसीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैसीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण थोड़ा सा हल्का पीलापन लिए होता है। ओके, फिर अपने पास क्वेश्चन क्या दिया है एग्जामिनर ने? क्वेश्चन ये दिया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड किसके कारण डाइमर बन जाते हैं? किसके कारण डाइमर बन जाते हैं? यानी कि एक ही कंपाउंड में बनते हैं। तो एक ही कंपाउंड में बनते हैं तो यानी कि यहाँ उच्च अणु वजन के कारण ये भी नहीं होगा और यहाँ बात करें सहसंयोजक ये भी नहीं होगा। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन दिया है, देखो इसमें अपने पास क्या होता है, यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन दे दिया अपने पास इंट्रा मॉलिक्यूलर और इंटर का अर्थ हो गया कि दो कंपाउंड हो गए। इंट्रा का अर्थ होता है कि एक के ही अंदर स्ट्रक्चर बनती है। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको करवाया था। अंतर अणुक और अंतराणुक, अंतर अणुक और अंतराणुक हाइड्रोजन के आप यदि नोट्स देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन करवाया गया है। ओके, तो इसी प्रकार आपका ये इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सर नेक्स्ट। तो यहां पर अपने पास कौन सा क्वेश्चन दिया है? यहाँ देखो अपने पास निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एनाल्जेसिक प्रतिनिधित्व करता है? एनाल्जेसिक यानी कि कौन होते हैं? ये इसमें क्या आता है? एस्प्रिन आता है। क्या आता है सर? एस्प्रिन आता है। तो एग्जामिनर ने थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, एस्प्रिन का पूछा है। यहां पर एस्प्रिन का पूछा है। एस्प्रिन का इसमें फॉर्मूला देखोगे तो आप कहोगे देखो यहां पर सर ये तो नहीं हो सकता और तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो गया। यहां पर अपने पास ये भी नहीं हो सकता।
अब बात करें इन दोनों में, तो एस्पिरिन का फॉर्मूला ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया एस्पिरिन का फॉर्मूला। यदि आप ये देखोगे तो क्वेश्चन कहाँ, फिनोल वाले टॉपिक में आपको करवाया गया है। किससे, फिनोल के उपयोग में करवाया गया है। आपको बताया था कि फिनोल का उपयोग किसमें करते हैं, एस्पिरिन निर्माण में भी किया जाता है, सेलोल के निर्माण में भी किया जाता है। ओके, बात करें सर नेक्स्ट अपने पास, यहां पर देखो अम्लीय मिट्टी का पुनर्ग्रहण। अब हो सकता है यहां इस एग्जाम में आपको मैंने कहा था कि यदि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जहां प्योर हिंदी मिला है तो आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, इंग्लिश वॉल्यूम जरूर चेक करना होगा। अब किसी स्टूडेंट को शायद इसका अर्थ नहीं लगा है, तो यहां देखो कि क्या दिया हुआ है। यहां देखो अपने पास क्या दिया है, यहां अपने पास यहां दिया है अपने पास देखो रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन का अर्थ होता है सुधार करना। तो यहां अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल इज मेड बाय, यानी कि अम्लीय मृदा का रिक्लेमेशन कैसे कर सकते हैं, जिप्सम द्वारा नहीं सर, शायद क्षारीय मृदा का करते हैं, या पायराइट का नहीं, फोस्फो जिप्सम इसका भी नहीं, तो लाइम यानी चूना द्वारा इसका सुधार करते हैं। अम्लीय मृदा का चूना द्वारा सुधार करते हैं। सभी स्टूडेंट को ये चीज ध्यान है। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये भी आपका क्वेश्चन क्या हुआ है, सही हुआ है। ओके, अब देखो अपने पास सर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एज इट इज आपको डीपीपी में दिया गया था, है ना। तो आपको कहा था कि सर जो डेली प्रैक्टिस पेपर होते हैं उन सब क्वेश्चनों को बहुत शानदार तरीके से करें। अब आप कहोगे सर इसका सॉल्यूशन, तो यहां देखो किसी इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता क्या होगी, या जब इसकी स्थिति में अनिश्चितता 1000 एंगस्ट्रॉम है। 1000 एंगस्ट्रॉम दिया यहां पर अपने पास, और एंगस्ट्रॉम का अर्थ होता है कि अपने पास 10 की पावर -10, ठीक है। इस हिसाब से करते हैं, तो इसको पूरा कैलकुलेशन करते हैं यहां पर प्लांक का कांस्टेंट लगाकर। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या आने वाला है, 5.79 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड। एक नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। अब देखो दोस्तों आपने क्या किया है, तो उस हिसाब से आप एनालिसिस करते रहें कि आपके कितने सही हो रहे हैं। यदि मान लो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो वो आपको नहीं करके आना था, उसका क्या भरना था, अनउत्तरित प्रश्न। अब बात करें सर नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन दिया कि सर एमोइड बॉन्ड, यानी कि एमाइड बॉन्ड वाला जैविक उर्वरक क्या है, दिया है ना। तो यहां पर देखो, यहां पर एमाइड दिया है, या ये एमोइड आपको ध्यान नहीं लगा तो यहां आपको देखना था, यहां क्या दिया है, यहां अपने पास देखो द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैविंग क्या दिया, यहां आपको ये चेक करना था कि सर ये अपने पास क्या दिया है, एमाइड बॉन्ड दिया है। तो एमाइड बॉन्ड आपको पता होगा कि ये कौन सा बॉन्ड होता है, CONH2 बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड दिया है तो ये एमाइड है, और इसमें यहां पर अपने पास लग गया यूरिया, तो यूरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप थोड़ा सा धैर्य रखते तो आपके बहुत अच्छे शानदार क्वेश्चन हो जाते। अब जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चन आपके सही हो, नहीं होता है, कुछ हो सकता है कि आपका बेस और यहाँ जो प्लेटफॉर्म पर टीचर होता है चाहे किसी भी संस्थान का हो, उसका और आपका अनुभव भी तो काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। तो घबराएं ना, आपका सिलेक्शन 100% होगा। फिर अपने पास दिया यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि प्राथमिक एमीन के साथ क्रिया करने पर एसिड एनहाइड्राइड क्या देती है, है ना। तो यहां पर अपने पास RNH2 प्राथमिक एमीन रिएक्शन करते हैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ। मान लो कि R, यहां पर अपने पास COOC, यहां पर O हो गया, C डबल बॉन्ड O, यहां पर अपने पास R होता है। तो ये एनहाइड्राइड प्राथमिक एमीन एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके क्या देती हैं, ये अपने पास एमाइड ग्रुप देते हैं। क्या देती हैं, एमाइड ग्रुप देते हैं। क्या देती हैं, एमाइड ग्रुप देती हैं। ओके, चलो ध्यान रखें, बहुत शानदार क्वेश्चन था। फिर आपको ये क्वेश्चन भी करवाया गया था, यहां पर दो विकिरणों का रेडिएशन का दिया था, तरंग दैर्ध्य कि E1 तरंग दैर्ध्य 800 नैनोमीटर है और E2 का तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर है की तुलना कीजिए, है ना। तो यहां पर अपने पास जैसे E1 बराबर h म्यू लिखते हैं, यहाँ E2 बराबर क्या लिखिए, h म्यू लिखें। तो यहां पर अपने पास क्या दिया है 800, यहां अपने पास क्या दिया है 400, E/2 का करें तो यहां पर अपने पास इसका अपने पास क्या हो गया 2 और 1, तो यहां यानी कि अपने पास 2
E2 हो गया और E1 को यहां करें तो E1 बराबर क्या हो गया, ये अपने पास। तो यहां पर अपने पास इनमें से ऑप्शन देखा जाए तो क्या होने वाला है, 1 नंबर होने वाला है। इसका क्या होने वाला है, 1 नंबर होने वाला है। ओके, यदि ये आप नोट्स में देखोगे तो यहां आपको बता दिया जा रहा है कि जो आपने पास किया था ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, वहां जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आप आराम से देखें, आपको राइट आंसर का पता लग जाएगा। वहां आपसे क्या पूछा गया था, वहां रेशियो पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि रेशियो अनुपात क्या होता है, तो 2:1 होता है। यहां इन्होंने क्या कर दिया, समीकरण पूछ लिया कि तुलना करके समीकरण बताए। फिर अपने पास यहां क्वेश्चन दिया है कि Bn, यहां Bn क्या अर्थ होता है कि बोरोन नाइट्राइल की संरचना किसके समान होती है, ग्रेफाइट। यानी कि ये अपने पास क्या होता है, यहां पर षटकोणीय होता है, यहां पर फिर ये अपने पास क्या होता है, प्लेनर समतलीय होता है। तो ये अपने पास किससे रिएक्ट समानता दर्शाता है स्ट्रक्चर में, तो यानी कि ये बेंजीन से नहीं होगा, पिरिडिन से नहीं होगा, हीरा से भी नहीं है, ग्रेफाइट से दर्शाता है। 1 नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। फिर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यहां XeF2 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछा है। तो यहां पर अपने पास मान लो यहां अपने पास क्वेश्चन दिया कि इसे उच्च तापमान पर F2 तथा Xe के बीच, जिनोन के बीच सीधी अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ये सही है, प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, फिर दिया कि XeF2 क्षार या हाइड्रोलाइसिस, यानी कि हाइड्रोलाइसिस कराने पर ये O2 व Xe देता है, तो ये देता है, सही है। अब अपने पास यहां क्वेश्चन क्या दिया, यहां अपने पास अब ऑप्शन अपने पास रह गए 2 कि XeF2 एक शक्तिशाली अपचायक कारक है। अपचायक नहीं होगा, ये क्या होगा, जिनके पास लोन पेयर उपस्थित होती हैं वो क्या होंगे, ऑक्सीकारक होती हैं। वो क्या होती हैं, ऑक्सीकारक होती हैं। तो XeF2 के साथ F2 दिया है, तो इस पर अपने पास कितने, 3 लोन पेयर उपस्थित हैं। कितने लोन पेयर उपस्थित हैं, 3 लोन पेयर यदि प्रेजेंट है तो वो अपचायक नहीं होगा, वो क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। तो यहां पर अपने पास इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, 3 नंबर होने वाला है। फिर भी 4th नंबर ऑप्शन देखिए कि XeF2 में 2 बॉन्ड पेयर, 2 बंद जोड़े, हाँ 2 बंद जोड़े होंगे जो 2 फ्लोरीन के साथ होंगे, और 3 अपने पास क्या होंगे, लोन पेयर, 3 क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। तो ये अपने पास ये भी क्या है, राइट है। तो ये अपने पास 3 नंबर गलत हो जाएगा। फिर अपने पास क्वेश्चन दिया कि यूरोपियम यौगिकों द्वारा दिखाया जाने वाला सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। तो ये यूरोपियम अपने पास किस में रखा गया है, F ब्लॉक का एलिमेंट है। ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, 4th F सीरीज में है, F ब्लॉक के एलिमेंट है। तो यहाँ यूरोपियम में जो यौगिक होते हैं वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं, +3 दर्शाते हैं। ओके, नेक्स्ट अपने पास बात करें कि यहां पर अपने पास दिया क्वेश्चन क्या दिया कि लुईस अम्ल के रूप में बोरोन हैलाइड्स की शक्तिशाली का घटता क्रम क्या है, कि घटता क्रम क्या है। जिसका आकार बड़ा होगा वो उसका क्रम क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ आकार बड़ा है तो वो आकार बड़ा है वो कम शक्तिशाली होगा। तो यहां पर अपने पास देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो आकार सबसे ज्यादा किसका है, ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। तो इसमें अपने पास क्रम देखें तो यहां पर किसका होने वाला है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, यहां पर ब्रोमीन, क्लोरीन, ये अपने पास इसका क्या होने वाला है, 2 नंबर इसका राइट होने वाला है। ओके, नेक्स्ट अपने पास बात करें ये क्वेश्चन है ना, तो ये शायद यहां आपने नहीं करवाया गया था, चलो फिर भी आपको बता देते हैं। निम्नलिखित में से किस उपसहज संयोजक यौगिक का आकार टेट्राहेड्रल होगा, किसका आकार टेट्राहेड्रल होगा, यानी कि अपने पास टेट्राहेड्रल सर चतुष्फलकीय, हाँ टेट्राहेड्रल का क्या हो गया, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। और चतुष्फलकीय सर किस में होता है, सर sp3 संकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp3 संकरण होना चाहिए। तो सर इसमें अपने पास संकरण किस में, sp3 संकरित रखने वाला कौन है, यहां पर अपने पास -2 आयन है। सर इसमें ऊपर वाले में भी -2 आयन है, पर इसमें sp3 संकरण होता है।
तो यहाँ इसका क्या हो गया, 4 नंबर हो गया। इसका राइट आंसर क्या है, 4 नंबर। ओके, तो यहाँ अपने पास ये नहीं है, यहाँ पर देखो Cn दिया है, यहाँ Cn दिया है, तो ये निकल के साथ है, राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके सर ये टेट्राहेड्रल हमारे को ध्यान नहीं था, तो इसीलिए तो आपको बाय लैंग्वेज में पढ़ाते हैं कि टेट्राहेड्रल चतुष्फलक के, है ना। ट्राइगोनल प्लेनर का अर्थ होता है त्रिकोणीय समतलीय, तो इसी प्रकार आपको बताया था, तो ये चीजें समझनी होती है। फिर सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीएपी उर्वरक का रासायनिक सूत्र क्या है। डीएपी का पूरा नाम क्या है सर, डाई अमोनियम फोस्फेट। क्या है, डाई अमोनियम फोस्फेट। तो इसमें डबल अमोनियम का सिस्टम देखना था, तो यहां पर अपने पास ये भी नहीं है, ये रॉक फोस्फेट का हो गया। यहां पर अपने पास ये अब किसका हो गया, ये अपने पास डाई अमोनियम फोस्फेट का हो जाएगा, डाई अमोनियम फोस्फेट। तो इसका राइट आंसर क्या है, 3 नंबर हो गया। ओके, थोड़ा सा देखो एग्जाम लेवल का दिया है, घबराने की आवश्यकता नहीं थी। ज्यादातर ये पूछा जाता था कि डीएपी में यूरिया कितनी होती है, नाइट्रोजन कितना होता है, तो वो चीजें बेसिक नहीं पूछा है। तो इसलिए जो आपने धैर्य रखा है उसी के अकॉर्डिंग ही आपका नंबर आएगा। कोई ऐसा मायना नहीं है कि आपने साल भर तैयारी किया, सर एग्जाम सेट नहीं बैठा, ऐसा नहीं है। आपने ईमानदारी से यदि सही क्वेश्चन किए हैं तो आपका राइट 100% सिलेक्शन होगा। फिर बात करें, देखो यहां आपको बताया था कि आयनन ऊर्जा का, आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन दिया जाएगा, 100% दिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट को देना पड़ता है, स्टार पॉइंट है क्वेश्चन कि नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक होती है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन देखो, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो यहाँ ये क्या होता है, अर्धपूरित कक्षक होता है। 2p क्या होता है इसका, 3 होता है। तो ये अपने पास आधे पूरित कक्षक भरे होने के कारण इसका स्थायित्व ज्यादा है और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगा। सर आयनाइजेशन एनर्जी क्या था, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसीय एटम यानी निगाह से इलेक्ट्रॉन निकालना था। तो यहाँ आधे भरे हुए कक्षक की अतिरिक्त स्थिरता के कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा स्तरों की अधिक संख्या नहीं, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम नहीं, छोटा आकार नहीं, 1 नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार दे दिया, एस ब्लॉक में से मान लो इसको दिया गया है, आपको वैसे लिखाया गया था कि सर अपने पास सोडियम को किस में रखा जाता है, सर केरोसिन में रखा जाता है ना, क्योंकि ये अपने पास रिएक्ट कर सकता है। तो यहां देखो, जब सोडियम को पानी की थोड़ी मात्रा में गिराया जाता है तो ये आग पकड़ लेता है। इस प्रक्रिया के में क्या जलता है, जलता क्या है, यानी कि अपने पास सोडियम दिया है और ये जल से रिएक्ट करता है, तो यहां पर ये क्या बना देता है, Na2+H2। तो यहां पर जो गैस रिलीज होती है हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन जलती है। तो यहां पर अपने पास क्या, 3 नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर आपको बताया था कि सर इंपॉर्टेंट को देना पड़ता है, हो सकता है आपने पहचाना ही नहीं हो। यहां क्वेश्चन क्या दिया, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिनोल तथा क्लोरोफार्म के बीच, तो ये फिनोल, क्लोरोफार्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया। ये सर रिएक्शन दे दी राइमर-टीमेन, क्या दे दी, राइमर-टीमेन दे दिया। पर ये आपको पहचानना था, इसमें क्वेश्चन आसान दिया है। ये कहां से आया है सर, 100% वाले पेज में से आया है। आपको कहा था ना कि 100% इस चीज को पढ़कर जाएं कि अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। तो ये फिनोल है, ये अपने पास क्या है, एरोमेटिक है। क्या है सर, एरोमेटिक है। एरोमेटिक यौगिक कौन सी अभिक्रिया देती हैं, आप कहोगे सर न्यूक्लिक, यानी कि अपने पास इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती हैं। हाँ सर, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब बात करें सर नेक्स्ट, संक्रमण धातु सबसे सक्षम उत्प्रेरक उनकी किसकी दक्षता के कारण बनती हैं। तो यहां पर अपने पास देखो कई ऑक्सीकरण अवस्थाओं को अपनाए और कॉम्प्लेक्स बनाने के कारण, तो ये संक्रमण धातु ये डी ब्लॉक के एलिमेंट होती हैं, काफी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट रखती हैं, तो इसके कारण ये होती हैं उत्प्रेरक के रूप में काम आती हैं। तो 1 नंबर हो जाएंगे। ओके, ठीक है। फिर बात करें सर नेक्स्ट, अपने पास समन्वय यौगिकों के वर्नर सिद्धांत के अनुसार क्या होती है। इन्होंने 2 सिद्धांत दे रखे थे कि प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता कंप्लीट किससे होती है, आयनाइजेशन के कारण होती है।
तो यहाँ पर इसमें प्राथमिक संयोजकता आयनीकरण योग्य होती है और द्वितीयक संयोजकता होती है वो ऋणात्मक नेगेटिविटी के कारण होती है, ऋणात्मकता के कारण। तो ये इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। फिर बात करें सर अपने पास नेक्स्ट, ये अपने पास क्वेश्चन देखो, आपको एक क्वेश्चन बताया था कि सर पैटर्न किस प्रकार फॉलो होने वाला है। आपको एक कहा था कि क्वेश्चन बस पहचानना है, सब कुछ लिख कर दिया जाएगा, बस पहचान करना है। तो यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन आपको बताया था कि सर कार्बोनिल यौगिक है, वो कौन सी अभिक्रिया दर्शाते हैं, दोनों अभिक्रिया दर्शा सकते हैं। कार्बोनिल यौगिक से हाइड्रोकार्बन बनाने में बताया था। तो यहाँ पर अपने पास कहने जा रहे हो सर एल्डिहाइड से स्टार्ट होती है, ये क्लीमेंसन अपचेन है या वोल्फ किस्नर, इन दोनों में मेरे को लग रहा है कि आप कंफ्यूज हुए होंगे। रोजेनमुंड नहीं हो सकता, 50-50 चांस है। तो यहां पर अपने पास यहां क्या दिया है, यहां हाइड्रोकार्बन बनता है। तो यहां देखो ये सांद्र HCl दे दिया, सांद्र HCl दे दिया और ये जिंक अमलगम दे दिया ZnHg, ये आपको दिया था, है ना। तो यहां पर ये अपने पास 2 नंबर राइट आंसर हो गया। इसका नाम पहचानना था क्लीमेंसन अपचेन अभिक्रिया। ओके, उम्मीद कर रहा हूं कि सभी स्टूडेंट का ये सही है क्वेश्चन। फिर देखो अपने पास क्वेश्चन दिया है, ये सेम क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है 8 यदि हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट है, यानी कि वो अपने पास पहले सेल में ही उपस्थित है, उसके बाद में वो निम्नतम अवस्था में है और उससे अगली उच्च अवस्था में उत्तेजित करने के लिए उसको आवश्यक एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, यानी कि जी अपने पास फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल में लेकर जाना है। तो यहां पर अपने पास क्या था, यहाँ एनर्जी था और एन स्क्वायर था। अब एन स्क्वायर का मान अपने पास क्या हो गया, 2 हो गया। दूसरे लेवल में जाना है तो 2 दूए 4, तो अपने पास यहां पर आपको करना था 13.6, अपने पास 4 का इसमें भाग देना था, एन स्क्वायर आया अपने पास 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसमें आपको सिलेक्ट करना है, तो यहां पर ये 2 नंबर आ जाता। यदि आपको एनर्जी का डिफरेंस पूछा जाता तो E2 अपने पास E2 माइनस E1 कर देते, E2 माइनस E1 कर देते, परंतु यहां पर आपसे सिंपल पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर इसका राइट हो गया। अब आपसे क्वेश्चन दिया है कि सर दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यहाँ पर एसिटिक, ब्यूटारिक, प्रोपियोनिक, लैक्टिक एसिड, ये 4 नंबर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है सर, थोड़ा सा हुआ नहीं हमारे से तो वो एक अलग बात है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह एक सहज प्रक्रिया के लिए डेल्टा G नकारात्मक होना चाहिए, यानी कि इसमें हो सकता है आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आया है। तो यहां देखो अपने पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां पर अपने पास बोल रहा है कि फॉर स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का अर्थ होता है सतत अभिक्रिया होती है, तो प्रोसेस के लिए डेल्टा G मस्ट बी नेगेटिव, हाँ सर होता है, नेगेटिव होता है। ओके, उसके बाद में सर एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, फ्री एनर्जी आदि ये वेरिएबल स्टेट होती है क्या, हाँ सर ये वेरिएबल स्टेट है, यानी कि परिवर्तनशील होती हैं। पर अब अपने पास दिया ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इस रिवर्सिबल है क्या, रिवर्सिबल नहीं होती है, ये क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। ये क्या होती है, इरिवर्सिबल। तो आपसे स्टेटमेंट पूछा है कि नॉट करेक्ट, तो ये अपने पास 3 नंबर क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। उसके बाद में आपसे पूछा है कि टोटल ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जी ए सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, ये इसका क्या है, राइट आंसर है। तो ये इसमें अपने पास 3 नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है, ये भी अपने पास सही है। आपसे नॉट करेक्ट असत्य कथन पूछा था, तो यहां पर रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल नहीं है। ओके चलो, अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सर सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है सर, ये अपने पास करनाल हरियाणा में, कहाँ स्थित है, करनाल हरियाणा में है। ओके, उसके बाद में बात करें सर नेक्स्ट अपने पास आपसे क्वेश्चन दिया आदर्श गैस के रुद्धोष्म विस्तार में क्या काम में लेती है ना। तो आपको आदर्श गैस का लिखाया था, इसमें अपने पास फॉर्मूला क्या था कि सर इसमें अपने पास क्या था सर, डेल ई बराबर में क्या था, Q माइनस W, यही था। अब यहां बस ये आपको समीकरण लास्ट एग्जाम का दिया था, उसी में ये पेपर में दिया था, है ना, टेस्ट में। अब इसमें रुद्धोष्म प्रक्रिया के लिए डेल Q का मान क्या होता है सर, 0 होता है, यानी कि अपने पास डेल E बराबर क्या आ गया सर, माइनस W आ गया। और यदि W बराबर देखा जाए तो सर माइनस डेल E आ गया, क्या आ गया, माइनस डेल E आ गया।
तो इसमें अपने पास क्या होने वाला है, W बराबर डेल्टा ई तो नहीं होने वाला है, W बराबर 0 भी नहीं होने वाला है, डेल ई बराबर नहीं होने वाला है। ये एक नंबर इसका क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। ये आपका ऊष्मागतिकी में से आपको क्वेश्चन दिया गया है। ओके चलो ठीक है सर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि यूरिया के लगातार इस्तेमाल से मिट्टी को बनती है। यूरिया किस प्रकृति का सर, अम्लीय प्रकृति का है। तो यहाँ पर मिट्टी होगी, सोइल होगी, वो किस प्रकार के नेचर की हो जाएगी, एसिडिक नेचर की हो जाएगी। ओके, क्षार या उदासीन नहीं है। उसके बाद में सर बात करें नेक्स्ट यहाँ पर अपने पास किस हाइड्राइड में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की न्यून इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पूछा है। तो यहां पर अपने पास देखो B2H6 दिया है, इसमें BH3 दे देते हैं। BH3 को सर अपने पास क्या लिख सकते हैं, लुईस एसिड भी लिख सकते हैं। क्यों, लुईस एसिड क्या होते हैं, जो न्यून इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं वो क्या होते हैं ये। इसमें यदि देखा जाए तो बोरॉन में अपने पास कितने हो गए, 3, हाइड्रोजन में भी कितने हो गए, 3, 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। यहां पर अपने पास न्यून इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कितनी है, 6। इसमें कितने होगी सर, इसमें 8 हो गए। इसमें कितने हो गए, 8 हो गए। तो यहां पर 4 नंबर हो जाएगा। फिर अपने पास यहां क्वेश्चन दिया कि समय t के विरुद्ध log ax का प्लॉट एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है। यानी कि यहां पर अपने पास देखो s दिया है, यहां पर अपने पास log या क्या दिया a माइनस एक्स, और यहां अपने पास t समय में एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। तो ये अपने पास किस चीज को इंगित कर रहा है, ये अपने पास जीरो सीक्वेंस को इंगित कर रहा है। ओके, जीरो ऑर्डर को। फिर बात करें सर यहां नेक्स्ट बहुत ही शानदार क्वेश्चन और लास्ट जो अंतिम टेस्ट था मेगा टेस्ट, उसका डायरेक्ट क्वेश्चन कि सल्फर के साथ रबर को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वो अपने पास गैल्वेनीकरण, बहुलकीकरण, वल्कनीकरण, सल्फोनीकरण। तो इसका अपने पास क्या होने वाला है, 3 नंबर राइट आंसर होने वाला है। फिर आपसे क्वेश्चन दिया है कि सर यहां पर निम्नलिखित ब्रोमाइड पर विचार करें और इसमें SN1 अभिक्रियाशीलता का सही क्रम सिलेक्ट करना होगा। तो इसमें अपने पास क्या होने वाला है, 2 नंबर, फिर अपने पास 1 नंबर, सॉरी 2 और 3 और 1 नंबर। इसका राइट आंसर 2 नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट अपने पास बहुत ही शानदार आपको बताया था कि झोंपड़ा बनाना था। सर झोंपड़ा नहीं, हम तो महल बनाने गए थे और बना हमारे से कुछ भी नहीं। चलो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने बनाया होगा। एक आपको कार्बनिक यौगिक का ओजोनोलाइसिस उत्पाद करना था और एक के रूप में वो क्या देगा, फॉर्मेल्डिहाइड देगा। फॉर्मेल्डिहाइड सर कौन देता है, इथाइलिन देता है। कौन देता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका आपको झोंपड़ा बनाया, हाँ सर झोंपड़ा बना दिया। क्या बन गया सर, CH2O के कितने 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, इथाइलिन। तो यहाँ पर 2 इथाइलिक द्विआबंध, इसमें अपने पास क्या हो गए, ये अपने पास राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, 1 नंबर हो गया। कोई टेंशन नहीं था, झोंपड़ा बनाना था सर, ये तो हमारे को पता ही नहीं लगा, पहचान करना होगा। नेक्स्ट बात करें सर यहां पर संतुलित वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा, हर एक बच्चे को ध्यान होती है कि सर वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 21% होती है। ठीक है ना, 78 16 0 3 ये नहीं होगा, 78% नाइट्रोजन थी। ओके, अब यहां पर अपने पास क्वेश्चन दिया कि कौन सा नाइट्रोजन चक्कर का हिस्सा नहीं पूछा है। वैसे अपने पास स्त्रीकरण होता है, अमोनाइजेशन होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है, ये अपने पास नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड ये विमुक्त नहीं होती है, ये नाइट्रोजन चक्र का हिस्सा नहीं है। ओके, चलो बात करें सर नेक्स्ट अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट को देना पड़ता है और आप अपने नोट्स में देखें, स्टार पॉइंट वहीं भी लगा है। आपको यहाँ पर 2 चीजें बताया था। एक तो मैंने कहा कि पिक्रिक एसिड में से क्वेश्चन आ सकता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल होगा, नहीं तो ये अपने पास क्या हो गया, ब्रोमीन के साथ। तो फिनोल ब्रोमीन पानी के साथ सफेद अवशेप किसके गठन के कारण देता है, तो यहां पर यानी फिनोल की ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन होती है और क्या बनता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उम्मीद कर रहा हूं कि आपने सही किया होगा। फिर अपने पास क्वेश्चन है कि प्राकृतिक खाद्य रंग है, कैरोटीन है कि इंडिगो, कार्मिन, टार्ट्राजिन, ब्रिलियंट ब्लू। तो इसमें कैरोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैरोटीन हो जाएगा। और फिर बात करें सर यहां पर अपने पास तो CO2-3 घटती आबंद लंबाई का क्रम है। अब यहां पर अपने पास क्या दिया है, आबंद लंबाई। आबंद लंबाई किसके होती है, तो यहां पर ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है आबंद कोटि के। आबंद
कोटि के, ठीक है ना। जिसकी जितनी ज्यादा कोटि उसका आबंध उतना ही कम हो जाता है। तो इसमें अपने पास इसकी अपने पास 3 होती है, यहाँ पर इसकी 2 होता है, इसमें अपने पास नेगेटिव में होता है। तो यहाँ पर सब जिसकी जितनी ज्यादा उसकी उतनी कम, तो यहाँ CO की सबसे कम होनी चाहिए। CO की सर सबसे कम है तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। फिर उसके बाद में इसकी है तो CO2 हो गया। तो ये अपने पास राइट आंसर क्या हो गया सर, ये 2 नंबर हो गया। ओके, तो बस बहुत आसान काम था, कोई दिक्कत नहीं है सर, हो जाएगा ऐसे ही। फिर आपके पास ये IUPAC नेम स्टार पॉइंट आपको कहा था कि 100% एक क्वेश्चन आता है। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप दिए ना, तो आपको ऐसे चेन श्रृंखला में यहाँ हटाकर एक यहाँ CH3 कर लेते, ऐसे करते। तो यहाँ 1 2 3 और ये 4 हो गया, 3 पर आपका ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल और क्या हो जाएगा ब्यूटेन। पेंटेन वाला नहीं होगा सर, ब्यूटेन प्रोपेन वाला नहीं होगा, इन दोनों में रिस्क लेना था और आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, ये अपने पास सेकंड नंबर ऑप्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट सर अपने पास बात करें यदि, तो यहां पर संक्रमण धातु आयनों का रंग किसके कारण होता है। तो ये आपको बताया था कि डी ब्लॉक में होती हैं, और डी ब्लॉक में कौन होती हैं सर, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन ज्यादातर क्या होती हैं, अयुग्मित होती हैं। जो अयुग्मित होती हैं वो रंगीन होती हैं और जो पेड होते हैं वो रंगहीन होते हैं। तो यहां पर अपने पास डी संक्रमण आ जाएगा, क्या आ जाएगा डी संक्रमण आ जाएगा। तो ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और जैसा कि आपको पता लगा कि यहाँ जो आपको पैटर्न बताया था उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए हैं। हो सकता है कोई 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो, वो एक अलग बात है, पर जितना करवाया और उतना आपने ईमानदारी से किया है तो 100% बच्चों आपका सिलेक्शन होगा, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप इस पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।